की परिस्थितियां ये हैं कि आजाद चुनाव लड़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है उसने मुझे अपने उसमें विलय किया और विलय करने के बाद एक सिटिंग विधायक की टिकट काट के मेरे हाथ में दी, मुझे टिकट चुनाव लड़ाया। लेकिन जिस तरह से मुझे टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा मंडल था, जिस मंडल क्या था, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल हमारे मतलब हमें हराने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी और बावजूद इसके मात्र 1500-1600 वोटों से हमारी हार हो गई। अगर 1500-1600 वोट इस तरफ को पड़ जाते तो निश्चित तौर पे धर्मशाला से हम विधायक होते। अब ये सारा एपिसोड तब से लेके आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो भी काम सौंपा, जैसा भी काम सौंपा, जहां भी मुझे ड्यूटी मेरी लगाई गई, चाहे शिमला हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, मैंने पूरी सादगी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस कार्य को अमली जामा बनाया। और आज हम निरंतर लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के आदेशों के अनुसार हम काम कर रहे थे, लेकिन आनंद फानन में यहाँ ऐसा पता नहीं क्या ऐसी क्या विघटन हो गया, क्या ऐसी विडंबना आन खड़ी हुई कि हमारे कुछ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उनका विलय हो गया, मतलब उन्होंने अपनी सदस्यता खत्म करवा ली। और ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र की बहुत ही बड़ी हत्या है। आम आदमी जनमानस का कहीं कोई कुछ नहीं बचा है। किसी को भी कहीं से भी उठा के कहीं पटक दो, कहीं से उठा के कहीं ला दो, ऐसी कार्यशैली आज देश के अंदर। और ये पार्टी मुझे लगता है जैसे मुझे बताया गया था, क्योंकि कलांत में सबको पता है कि मैंने जब मतलब अपनी होश संभाली तब से हम कांग्रेस के साथ थे। फिर कुछ हालात ऐसे हुए थे, कोई नेता ऐसे आ गए थे धर्मशाला के अंदर जिनकी वजह से मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। और आज भारतीय जनता पार्टी में फिर उन्हीं नेताओं की एंट्री हुई है, तो मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता देखना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी धर्मशाला की जनता जानती है कि जिस तरह से भाई साहब ने बड़े अपने उद्गार काफी दिनों के बाद इन्हें मंच से मतलब बोला इन्होंने, तो इन्होंने अपने उद्गार प्रकट कर दिए कि ये डिसीजन जो है कि हम अब क्या करेंगे। अगर हम चुपचाप बैठ गए तो भी आप जिंदा नहीं रहेंगे। अगर आप चुपचाप बैठ गए तो आप इस बात को मत समझना कि आप जिंदा रहेंगे, तो आप वैसे ही मर गए। और हम संघर्षशील आदमी, हम संघर्ष करेंगे। अगर आप लोगों ने चाहा, जनता ने चाहा, तो राकेश कुमार, क्योंकि मैंने जब टिकट पे चुनाव लड़ा है तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा एहसास किया, ऐसा महसूस किया है कि वो चुनाव भी मेरे लिए इंडिपेंडेंट चुनाव ही था। मात्र मेरे पास एक फूल का निशान था, बाकी संगठन ने मेरा क्या काम किया है और कितना काम किया है ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप लोगों से ये बात बैठक मैंने इसलिए नहीं रखी है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं या मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ऐसा मैंने इसलिए नहीं रखी है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से ये जानना चाहता था। लेकिन इस बैठक का जो स्वरूप था वो कहीं ना कहीं टोटल ही चेंज हो गया है। अगर आपको लगता है कि राकेश चौधरी को जीवित रखना है तो मुझे आप थोड़ा सा ये विषय बता दें कि मुझे जीवित आप कैसे रखेंगे। मुझे आप बिठा के जीवित रखना चाहते हैं या चुनाव लड़ा के जीवित रखना चाहते हैं? किस तरह से आपकी क्या संज्ञा ऐसी है कि जिसमें मैं जीवित रह सकूं? जीवित आदमी संघर्ष करके ही रहता है। जीवित आदमी संघर्ष करने के उपरांत अगर आप लोग ये समझते हैं कि मुझे अगर कोई प्रलोभन आज नहीं, मुझे 2019 के चुनावों में भी प्रलोभन मिला था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए आया। मुझे अपनी पद, अपनी कुर्सी से को लेना देना नहीं है। अगर मैंने उस वक्त भी मुझे ऐसे ऐसे ऑफर मिले थे, आपको शायद पता होना, जब बाईपोल हो रहा था तो हिमाचल प्रदेश की सिटिंग सरकार भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त धर्मशाला के अंदर थी और ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए थे
जिन्होंने मुझे टच्ची और पद की लोभ दिया था, लेकिन मेरा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भला हो जाता। लेकिन जो मेरा अंदर मेरे अंदर एक भावना है, सेवा भाव है, मैं आपका क्या काम कर पाता। मेरी लड़ाई धर्मशाला के मुद्दों की लड़ाई है, मेरी लड़ाई धर्मशाला के वासियों की लड़ाई है, मेरी लड़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई है, मेरी लड़ाई ओबीसी भवन की लड़ाई है, मेरी लड़ाई युवा साथियों की लड़ाई है, मेरी लड़ाई राकेश चौधरी की लड़ाई नहीं है। अगर मैंने अपने लिए कुछ लेना होता तो मैं बड़े आराम से ले लेता और मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अगर आज मैं कुछ भी करूं, चाहे चुनाव लड़ूं चाहे चुनाव ना लड़ूं, अगर आप लोगों ने ये समझा कि भाई साहब को हम बिठा देते हैं, हम अंदर से काटते हैं और हम फिर अगली बार आप आएंगे, अगली बार ना किसी ने देखी है ना किसी के लिए आई है। बहुत सारे उदाहरण आपके समक्ष बैठे हुए हैं जो अगली बार के इंतजार में बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन अगली बारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। और जिस दिन आपने संघर्ष छोड़ दिया, आप उसी दिन खत्म भी हो गए। मेरा तो अपना ऐसा मानना है। अब आप बुद्धिजीवी आदमी है, आपका क्या आप सोचते हैं किस दिशा में जाना सही रहेगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाने में फायदा है कि नहीं है। मेरा फायदा नहीं देखना, आपने अपना फायदा देखना है। जो इज्जत मान सम्मान आपको यहां मिलती है, वो क्या ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी को खत्म किया, फिर कांग्रेस पार्टी के वर्करों को खत्म किया, और आने वाले समय में धर्मशाला के अंदर क्या होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। बहुत सादगी से मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब चुनाव है, आप एक कॉल करिए, 1 मिनट में फोन उठेगा, फिर आपको 3 जगहों से गुजरना पड़ेगा। पहले सिद्धवाड़ी, फिर ऊपर, फिर वहां, तो जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और ये कोई बड़े नहीं है, ये रिसेंटली बातें हैं सारी। पिछले 14 महीने का आप इतिहास देखें तो आपने सब कुछ देखा और लोगों से सुना हुआ है। अगर आप अपने आप को वैसा करना चाहते हैं, वैसा बनाना चाहते हैं, उन लोगों के पास जाना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर मुझे पार्टी से या आप लोग मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। अब आपने डिसीजन लेना है कि, क्योंकि मैं अपने लिए, मेरा तो एक वोट है, एक वोट कभी 17,000 नहीं हो सकता, एक वोट कभी 20,000 नहीं हो सकता, एक वोट कभी 30,000 नहीं हो सकता। जनता और मेरी ताकत है आप लोग। आप लोगों ने ये डिसीजन देना है कि मुझे क्या करना है, और अगर मैं करूं तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर आपको लगता है कि कल स्वागत है, जो हमारे अपोनेंट आए हैं नेताजी, उनका स्वागत है, तो आप स्वागत में आ जाएं, तो सारे स्वागत वाली कतार में लग जाएं, और मुझे फिर मैं जो भी करना होगा मैं भी अपनी समझ से करूंगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका जोश, आपका ये जज्बा कायम है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को आप मानते हैं? भारत माता की जय करेंगे? बोलो भला, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अंदर ही अंदर लोगों में एक बहुत बड़ा जोश है। हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति अपने दिल की जो बात है वो हर एक सारा चौराहे पे नहीं बोलना पसंद करता है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़े अंदर से बड़ी सादगी के साथ लोग इस बार इन लोगों को मजा चखाने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, और एक कदम आगे, एक कदम पीछे। रिस्क जीवन में वही लेते हैं जिनमें जज्बा होता है। और अगर हमारा कसूर है, हमने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अगर हमने किसी प्रकार की कोई कोताही बरती है, अपने काम से कोई मतलब आनाकानी की है, तो हमारा कसूर है, तो पार्टी हमें निकाले, पार्टी हमें सस्पेंड करे, हमें उस बात से कोई गुरेज नहीं है। और मैं अपने जितने मेरे पास पद थे, ओबीसी का चाहे दूसरा कोई पद, मैं आज, मेरे पत्रकार बंधु मेरे समक्ष खड़े हैं, मैं उन सभी
पदों से भारतीय जनता पार्टी के जो पद मेरे पास थे उससे मैं इस्तीफा देता हूं। तो मैं आम आदमी की तरह आम बात करूंगा। ना मैं नेता, ना मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई सरोकार, और मैं बिल्कुल आगे की रणनीति बनाऊंगा अपने लोगों के साथ बैठ के। और आज मेरे बहुत सारी जनता जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा देवतुल्य समान जनता है। आपने जो डिसीजन देना, हम बैठेंगे, पत्रकार बंधुओं के जाने के उपरांत हम बैठेंगे और हम अगली रणनीति बनाएंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि राकेश चौधरी चुनाव नहीं लड़ेगा तो राकेश चौधरी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर आप लोग कहते हैं कि राकेश चौधरी चुनाव लड़ेगा तो राकेश चौधरी आपकी उम्मीद के लिए 101% चुनाव लड़ेगा। ये भी मैं आपको कोई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा यही वक्तव्य था। और आगे क्या होता है, कैसे होता है, 2 महीने का समय हमारे पास है। बहुत सारी चीजें जो वो चेंज होंगी, और आपने एक वक्तव्य देखा होगा कि कुछ लोगों की प्रेडिक्शन ऐसी है हम लोगों के प्रति, इनको शराब पिलाओ लेके जाते हैं। तो अब आपको इन बातों का आपको ही जवाब देना होगा। हमारे बीच हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं, इन बातों को लेके हमेशा अग्रेसिव रहते हैं और बड़े खुश भी होते हैं कि ये लोग बिक जाते हैं। तो बहुत ज्यादा तादाद में हैं आप लोग। हमें कहीं भी झुकने मत देना, नीमा मत होने देना, हमारी नाक मत काटने देना। कुछ नहीं होता है। कोई इतना राजा भोजनी जो आपको 1-2 लाख रुपए दे देगा। हमारे लोग ये बोल रहे हैं कि बिक जाएंगे, खरीदार आ गए, खरीद लेंगे। अरे भैया, हमें तो आज दिन तक किसी ने नहीं खरीदा, मुझे तो किसी ने नहीं खरीदा आज दिन तक। तो कौन है वो खरीदार जो हमें खरीद लेगा, और कौन है वो आदमी जो बिक जाएगा? ये जो बिकने वाले झूठे टैग है ना अपने ऊपर लगे हुए, इन टैगों को हटाओ। शराब हम एक दिन पी लेंगे, पैसा हम 500, 1000, 5000 से ऊपर देने की किसी को बात नहीं है। अब अयोध्या जाएंगे, रोटियां बांटेंगे, कंबल बांटेंगे, फिर 5 साल चिड़कनी चढ़ा लेंगे, फिर कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं दिखेंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, गेट में बड़े बड़े डोगी बैठा दिए जाएंगे। फिर आप बोलेंगे भाई मेरा ये काम था नहीं होगा। तो आपको वो आदमी चाहिए जो आपसे सीधे संपर्क में है, जिसकी आपके साथ टेलीफोनिकली बात होती है, जो आपके हर एक अच्छे बुरे में आपके साथ रहता है। कि आपको वो आदमी चाहिए जिससे मिलने के लिए आपको कम से कम 15 लोगों से इजाजत लेनी पड़ती है। कौन आदमी चाहिए आप बोलो जरा। आप लोग मेरे साथ, आप लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी ये गल्ला जोश नहीं है, मुझे बता रहा। अगर मेरी 80 ने पता है जोश नहीं है।